अध्याय 1 प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें संपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे, प्रयुक्त संसाधनों का पुनरुपयोग करे, अपशिष्ट को न्यूनतम करे तथा समाप्त हो चुके संसाधनों की पुनः पूर्ति करे। हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा जो सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता एवं पुनर्चक्रण करता है। क्रिस्टियाना फिगुएरेस और टॉम रिवेट-कार्नैक, द फ्यूचर वी चूज। महत्वपूर्ण प्रश्न 1. हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? 2. जीवन के विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है? 3. प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग अतिशोषण से क्या आशय है? प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है? 2/20। प्रकृति शब्द का एक अर्थ उन सजीव और निर्जीव रूपों की समग्रता से है जो हमारे पर्यावरण का भाग हैं, परंतु मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जब मानव इनका उपयोग अपने जीवनयापन के लिए करते हैं या उपभोग के लिए इनसे नई वस्तुएं बनाते हैं, तब प्रकृति के ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, वृक्ष पर्यावरण का अंश है, वे मानव से पृथक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं। जब हम उन्हें काटते हैं और उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तब हम वृक्षों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं। प्रायः ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए, समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है, जहां पहुंचने की तकनीक हमारे पास नहीं है या निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक हो सकती है, अथवा यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है, जैसे पवित्र उपवनों में वृक्षों को काटना। इसलिए किसी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए उसे तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, उसका दोहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। सामान्यतः दोहन शब्द का एक नकारात्मक अर्थ होता है। जिस संदर्भ में हम इसका यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग। पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें से कई लाखों वर्षों में निर्मित हुए हैं और जिन्हें मानव ने ग्रहण किया है और उनका उपयोग करना सीखा है। इनमें प्रत्यक्ष रूप से जल, वायु और मृदा सम्मिलित हैं, और साथ ही कुछ अप्रत्यक्ष, जैसे कोयला, खनिज तेल, बहुमूल्य पत्थर, धातु अयस्क, लकड़ी आदि सम्मिलित हैं। इसे अनदेखा न करें। विश्व की अनेक स्थानीय परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है। आपने इसके बारे में पढ़ा है। ऐसी परंपराओं में प्रकृति को पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखा जाता है। क्या आप ऐसी प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो इसे प्रतिबिंबित करती हैं? आइए विचार करें। थोड़ा ठहरिए। स्वयं और अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए। इनमें से प्रत्येक का उद्गम स्रोत क्या है? किसी न किसी मोड़ पर ये सभी प्रकृति की ओर ले जाती हैं, यहाँ तक कि आपके वस्त्र पर लगा प्लास्टिक का बटन भी। संक्षेप में, हम प्राकृतिक संसाधन शब्द का प्रयोग उन सामग्रियों और पदार्थों के लिए करते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियां। विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामकरण की उपयोगिता सीखते हैं। जब हम विचारों या वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, तब हम कुछ समान विशेषताओं या मानदंडों का उपयोग करते हैं। हम श्रेणियों का इस प्रकार नामकरण करते हैं कि हम उन्हें केवल एक शब्द या एक छोटे वाक्यांश से संदर्भित कर सकें। जब ये नाम और अर्थ जनसमूहों में साझा किए जाते हैं, तब इससे सहायता मिलती है। हम विचारों या वस्तुओं के एक समूह पर बिना प्रत्येक बार वर्णन किए चर्चा कर सकते हैं। इससे हम अधिक प्रभावशाली रूप से संवाद कर सकते हैं। पूर्ववर्ती कक्षाओं में
आपने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में पढ़ा था। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, आपको इनका अर्थ समझ में आ जाता है। यह श्रेणियों का एक सरल उदाहरण है। हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। आइए विचार करें। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए हम कौन से विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय यह है कि हम देखें जिनका उपयोग जीवन के लिए अनिवार्य सामग्री के स्रोत तथा रूप में किया जाता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।